आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में, यानी कि पिछले वाले कुछ क्लासों में हम लोगों ने फूड क्रॉप्स के अलग अलग प्रकार के एग्जांपल्स जो हमारे पास थे उसको हमने ख़त्म किया। आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि हमारा फूड क्रॉप नहीं है, हालांकि है तो ये भी क्रॉप है, तो ये भी फसल, लेकिन ये फूड क्रॉप नहीं है। इसको हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका आता है इसमें रबर। रबर के बारे में पढ़ते हैं। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी कि रबर के प्रोडक्शन के लिए आपको कैसा माहौल चाहिए? मॉइस्ट। मॉइस्ट मतलब नमी वाला, और ह्यूमिड मतलब बताइए बताइए। हाँ ह्यूमिड का मतलब वही होता है थोड़ा बहुत नमी वाला जगह, है ना, जहाँ पे कि मतलब ठीक ठाक हो, वाटर वेपर का मात्रा थोड़ा अच्छा हो, वहाँ पे हमेशा नमी बना रहे। इस प्रकार के क्लाइमेट में हम लोग जो है रबर का प्रोडक्शन करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, आगे। इट रिक्वायर्स रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर। इनको जो है रबर के प्रोडक्शन के लिए रेनफॉल कितना चाहिए? रबर के प्रोडक्शन के लिए लगभग 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। ठीक है, इसका मतलब कि एक साल में जहाँ पे कि रबर का खेती हो रहा है वहाँ पे एक साल में इसको पानी कितना चाहिए? पूरा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी इसको चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा इसका प्रोडक्शन हो पाएगा। उसके बाद इट रिक्वायर्स टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस। इनको 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तो ये अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएगा। रबर इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। बिल्कुल सही बात है, यानी कि रबर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, मतलब कि इंडस्ट्री में इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे रबर फैक्ट्री में सबसे ज़्यादा रबर जहाँ पे बनता है, रबर से रिलेटेड जहाँ पे काम होगा वहाँ पे रबर का ज़रूरत तो पड़ेगा ही। जैसे टायर हो गया, आपका ट्यूब हो गया, है ना, अलग अलग प्रकार के चीज़ों में हम लोग रबर का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली ये जो है रॉ मटेरियल है, किसके लिए? इंडस्ट्री के लिए। इसको हम लोग खाने पीने के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रबर इज मेनली ग्रोन इन तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड गेरो हिल्स ऑफ मेघालय। तो ये कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे रबर का प्रोडक्शन ज़्यादातर होता है। इंडिया रैंक्स 5th अमंग द वर्ल्ड्स रबर प्रोड्यूसर। तो पूरे दुनिया में रबर के मामले में, यानी कि रबर के प्रोडक्शन के मामले में भारत कितने नंबर पे है? 5वें नंबर पे है। तो यही सब चीज़ जो है ना आपको पूछा जाता है। ऐसा नहीं पूछेगा कि बताओ रबर क्या होता है, नहीं, यही छोटा मोटा चीज़ आपसे पूछा जाता है इस सब चीज़ों को लेकर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक तो बड़ा आसान सब है। उसके बाद है हमारा फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप के बारे में जानते हैं। देखिए, कॉटन, जूट, हैम्प। देखिए कॉटन और जूट को तो आप जानते हैं। हैम्प क्या होता है? हैम्प का मतलब होता है सन, मतलब कि अच्छा सन एक उससे भी हम लोग रस्सी उससे बनाने का काम करते हैं, चटाई वटाई बनाने का काम उसका भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉटन हो गया, जूट हो गया, हैम्प हो गया और नेचुरल सिल्क हो गया। ये सब के सब हमारे किस में आते हैं? आर दी 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। यानी कि इन सबको हम लोग एक साथ क्या कहते हैं? फाइबर क्रॉप कहते हैं। ठीक है, कॉटन, जूट, हैम्प और नेचुरल सिल्क, इन सब का सब हम लोग इसको फाइबर क्रॉप कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कॉटन, जूट एंड हैम्प आर डिराइव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस सॉइल। तो इनमें जो आपका जो पहला तीन है ना, यानी कि कॉटन, जूट और हैम्प, ये तीनों का तीन आपका कहाँ से मिलता है? क्रॉप से मिलता है, यानी कि फसल से मिलता है, जो कि आप अपने खेतों में लगाते हैं, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन नेचुरल सिल्क जो ऑब्टेन फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म, लेकिन जो नेचुरल सिल्क है वो आपको कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म के कोकून से मिलता है। बात समझ में आ गई? यानी कि बहुत वो एक कॉटन सिल्क बॉल के जैसा होता है जो कि आपको सिल्क वॉर्म से मिलेगा। ठीक है, ये बेसिकली आपको जानवर से मिलता है। जानवर मतलब क्या? बहुत बड़ा जानवर नहीं, इंसेक्ट कह सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब आप एनसीईआरटी को पलट के देखेंगे ना तो आपको एक टर्म मिलेगा, सेरीकल्चर क्या होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नॉन एज सेरीकल्चर। यानी कि यदि आप सिल्क फाइबर के लिए सिल्क वॉर्म को अपने यहाँ पे पालते हैं तो वही चीज़ आपका कहलाएगा सेरीकल्चर। बात समझ में आ गई? यानी कि मान लीजिए आपका कारोबार जो है वो सिल्क फाइबर से जुड़ा हुआ है, यानी कि सिल्क के कपड़े उपड़े को बनाने का आपका काम है, तो हो सकता है कि आप क्या करें? सिल्क वॉर्म को अपने यहाँ पे पालें, तो वही चीज़ आपका कहलाएगा सेरीकल्चर। मतलब ये हो गया कि यदि आप सिल्क फाइबर के पर्पज़ के लिए यदि आप सिल्क वॉर्म का पालन करते हैं, उसका देखभाल करते हैं, तो वही चीज़ आपका कहलाएगा
सेरिकल्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फाइबर क्रॉप में आपका जो पहला था कॉटन, उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद फिर जूट, ये सब के बारे में भी जान लेंगे हम लोग। कॉटन के बारे में जान लेते हैं। लिखा हुआ है इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। सबसे पहला बात तो ये क्या है, एक खरीफ क्रॉप है। ठीक है, खरीफ क्रॉप जैसे ही हम बोले उससे ही आपके माइंड में खरीफ क्रॉप का जो टाइम ड्यूरेशन है वो आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कॉटन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यानी कि जहाँ पे कॉटन से जुड़े कामों को किया जाता है वहाँ के लिए कॉटन एक रॉ मटेरियल के तौर पे काम करता है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे कि कपड़ा बनता है पूरी तरीके से कॉटन का, तो वहाँ पे कॉटन किस रूप में काम करेगा, रॉ मटेरियल के तौर पे काम करेगा। ठीक है, यानी कि वहाँ पे बेसिकली रॉ मटेरियल के रूप में क्या चाहिए उसको, कॉटन चाहिए। उसके बाद इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में भारत कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है कॉटन के प्रोडक्शन के मामले में। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। उसके बाद कॉटन ग्रोज वेरी वेल इन ब्लैक सॉइल ऑफ द दक्कन प्लेट्यू। तो दक्कन प्लेट्यू का जो ब्लैक सॉइल है, काला मिट्टी है, वहाँ पे कॉटन सबसे ज़्यादा अच्छा उगाया जाता है और उगता भी है। ठीक है, तो आप यहाँ से ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कॉटन सबसे अच्छा कहाँ पे उगता है, ब्लैक सॉइल पे उगता है। ठीक है, आगे इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर बट लो रेनफॉल। इसको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए लेकिन रेनफॉल इसको बहुत ही कम चाहिए, ठीक ठाक चाहिए। मतलब कम का मतलब ना ही चाहिए ऐसा नहीं, मतलब कम का मतलब चाहिए लेकिन कम चाहिए। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर इसको ज़्यादा चाहिए। इट रिक्वायर्स 210 डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। यानी कि इसके ग्रोथ के लिए, इसको बढ़ने के लिए कितना चाहिए, 210 दिन चाहिए। मतलब कि किसी प्रकार का उसमें ना गड़बड़ी ना हो, हमेशा इनको पूरा सनशाइन मिलता रहे। यानी कि 210 दिन इसको पूरा क्या चाहिए, सनशाइन चाहिए, तभी जाके ये आपका ग्रोथ कर पाएगा अच्छी तरीके से, है ना। इट रिक्वायर 6 to 8 months टू मैच्योर। लेकिन देखो 210 दिन इसको चाहिए किस चीज़ को करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, यानी कि बढ़ने के लिए। लेकिन 6 से 8 महीने क्यों चाहिए, क्या चाहिए इसको, मैच्योर होने के लिए। मैच्योर का मतलब ये हो गया कि देखो कॉटन का जो प्लांट होता है ना, वो तो पहले ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद क्या करेगा, वो पकेगा, तब तो आपका वो कॉटन बॉल निकलेगा, तभी तो आप कॉटन को अचीव कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको अलग से 8 महीने, 6 से 8 महीने देने पड़ते हैं। तो कॉटन को आप चाहेंगे कि तुरंत हम करके तुरंत उसको निकाल लें, तो ऐसा नहीं होता है। बात समझ आ रही है, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इसीलिए जो कॉटन का कपड़ा होता है वो थोड़ा सा महंगा मिलता है। क्यों महंगा मिलता है, क्योंकि समय इसमें ज़्यादा लगता है, लेबर भी यानी कि टाइम वाइम इसमें सब ज़्यादा लगता है, इसमें मेहनत ज़्यादा है, इसीलिए थोड़ा सा कॉटन का कपड़ा जो है वो महंगा मिलता है। तो रीज़न यही है। उसके बाद मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कि आपका कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो छोटा ही सा टॉपिक है, यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, जूट के बारे में, इट इज़ नॉन एज द गोल्डन फाइबर। जूट को क्या कहा जाता है, गोल्डन फाइबर कहा जाता है। यानी कि हालांकि है तो ये भी एक क्या फाइबर क्रॉप ही है, लेकिन इसको क्या कहा जाता है, गोल्डन फाइबर कहा जाता है। यानी कि बहुत ही एक अच्छा है, ठीक है, टिकाऊ है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। आगे इट ग्रोज वेरी वेल इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर। तो जूट का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पे किया जाता है, फ्लड प्लेन्स में। फ्लड प्लेन्स का मतलब ये हो गया कि ऐसा जगह जहाँ पे कि लगभग हर साल क्या आता हो, बाढ़ आता हो। और जब हर साल बाढ़ आएगा तो हर साल वहाँ का क्या होगा, मिट्टी बदलते रहेगा, यानी कि रिन्यू होता रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि हर साल वहाँ के सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो चेंज होता रहेगा, और सॉइल के फर्टिलिटी चेंज होंगे, इसका मतलब वहाँ पे फसल अच्छा होगा, है ना। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ ग्रोथ। यानी कि जब ये ग्रो कर रहा होता है, बढ़ रहा होता है, उस समय पे इनको टेम्परेचर अच्छा खासा चाहिए, यानी कि ज़्यादा चाहिए। जूट इज यूज इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रॉब्स, यार्न्स एंड कारपेट्स। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको कि बनाने के लिए हम लोग जूट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे गनी बैग्स, बहुत सारा ऐसा अब तो थैला आने लगा जो कि जूट बैग का होता है ना। उसके बाद मैट हो गया, चटाई हो गया, कारपेट हो गया, रस्सी हो गया, धागा हो गया, इन सब को जो है हम लोग जूट से बनाने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा एंड मेघालय।
इन सारे स्टेट्स में जूट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। कोई समस्या इसमें? चलिए, यहीं पे जो हमारा है नॉन फूड क्रॉप्स का टॉपिक भी खत्म होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक शुरुआत करेंगे जिसका नाम होगा टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं अगले वाले क्लास में।